नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर बाढ़ से, जहां पर गोल्ड लोन के नाम पर धोखाधड़ी की खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद खबर का बड़ा असर हुआ। इस मामले में पुलिस लोन धारकों और वैल्यूअर की पहचान में अब जुट गई है। बैंक ऑफ इंडिया के लंगरपुर ब्रांच और ढीबर ब्रांच के शाखा प्रबंधक ने बाढ़ थाने में गोल्ड लोन धारकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इसकी तलाश में अब जुटी हुई है। करीब 2 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद अब तक सामने आती हुई पहले बख्तियारपुर थाने में गोल्ड लोन के नाम पर 3 करोड़ के घोटाले की बात सामने आती है और अब बाढ़ में भी बैंक ऑफ इंडिया में घोटाले की बात सामने आ गई है। आरोप है कि वैल्यूअर कम कैरेट के सोने को अधिक बताकर ज्यादा से ज्यादा लोन उठा लेते थे। इन दोनों ही मामलों में कि वैल्यूअर सुमित कुमार को आरोपी बनाया गया है, जो बख्तियारपुर के हकीकतपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक आवेदन आया है जिसमें 16 खाता धारकों और बैंक के एक वैल्यूअर हैं, सुमित कुमार नाम बताया जा रहा है उनका, उनके विरुद्ध नकली सोना देने के आरोप में यह प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उसके खिलाफ जो है थाना जो है उचित कार्रवाई करेगी। तो क्या लगता है मतलब इसमें कहीं वैल्यूअर कहीं मेन दोषी या बैंक भी मिली भगत कुछ जांच में आ रहा है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच्चाई है इसमें। बख्तियारपुर में गोल्ड लोन के बाद अब बाढ़ में गोल्ड लोन का घोटाला का नया मामला सामने आया है। बाढ़ के बैंक ऑफ इंडिया के ढीबर और लंगरपुर ब्रांच से लगभग करीब 2.25 करोड़ रुपए की राशि गोल्ड लोन के नाम पर लिया गया, लेकिन जांच में गोल्ड जो है वो नकली निकला, जिसको लेकर शाखा प्रबंधक ने बाढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कुल 16 लोगों पर मामला दर्ज किया गया और जिसको लेकर बाढ़ थाना काफ़ी सख्ते में है और सबकी पहचान शुरू कर दिया है। बख्तियारपुर में 3 करोड़ और बाढ़ में लगभग 2 करोड़ यानी 5 करोड़ के आसपास ये गोल्ड लोन बैंक ऑफ इंडिया से घोटाला हुआ है। सबसे मुख्य बात है कि बैंक जो सर्वेयर नियुक्त करता है या जो जांच करता, सोना के जो जांच करने वाला होते हैं, वो जांचकर्ता का मानक कोई तय नहीं करता है और वैल्यूअर जो है वो गलत वैल्यू सर्टिफिकेट देकर यानी कम सोना को अधिक बताकर लोन पास करवा लेता है। अब देखना है कि कितने जल्दी वो वैल्यूअर और जो खाता धारक हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। गया हवाई अड्डे से तस्करी की बरामद किए गए सोने के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। इस मामले के अनुसंधान में जुटी डीआरआई को यह पता चला है कि इस तस्करी में शामिल लोग कई वर्षों से हवाई मार्ग से म्यांमार से सोने की खेप लाकर पहले गया और फिर देश के दूसरे शहरों में इसे खपाने का काम कर रहे थे। डीआरआई कार्यालय से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। 14 दिसंबर को डीआरआई ने गया एयरपोर्ट से एक सोना तस्करी के मामले का उद्भेदन किया और इस मामले में कहे तो म्यांमार पुलिस के 2 लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर को गिरफ्तार किया और उसके पास से 12.6 ग्राम सोना जो है वो जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 9.25 करोड़ रुपए बताई गई। और पूछताछ के दौरान जो है कई और खुलासे सामने आए हैं। जो जानकारी मिली है इसमें 2 क्रू मेंबर जो है वो गया एयरपोर्ट से पकड़ा गया और उसके पास से जो है वो सोने को भारत में लाने का, गया में खपाने की जो रणनीति थी उसका भी खुलासा हुआ और बताते चले कि 2 और तस्कर जो है गया पुलिस लाइन इलाके का रहने वाला था, उसे गिरफ्तार किया और ये डीआरआई का कार्यालय है, यहाँ लाकर के पूछताछ की गई। और बताते चले कि इन तस्करों ने जो खुलासा किया है इन्होंने बताया है कि इससे पहले भी अरबों के सोने जो हैं वो गया ला करके खपाया गया है और मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ जो है उन जगहों पे पहुंचाया गया और 22 फरवरी 2023 को 3 तस्करों को गिरफ्तार पटना जंक्शन पर किया गया था और इन्होंने ही जो है ये सोना जो है 21 करोड़ का सोना जो है वो लेकर के भारत में आए थे, नेपाल के रास्ते आए थे। और इसके बाद अगर बताते चले तो 28 अप्रैल 2023 को हाजीपुर में जो 5 किलो सोना जो है वो डीआरआई ने बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए थी और ये जो सोना है हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर बरामद किया था डीआरआई ने और इसे लखनऊ ले जाने की तैयारी थी। 17 अक्टूबर 2023 को पूर्वांचल एक्सप्रेस से भी जो है 30 लाख का सोना बरामद किया था और ये सोना जो है थाईलैंड से लाया गया था और मुजफ्फरपुर स्टेशन पर इसे जो है पकड़ा गया था डीआरआई के द्वारा। इसके अलावा हम बात करें तो 19 फरवरी 2023 को 37.126 किलोग्राम सोना जो है वो बरामद किया गया था और ये सोना जो है वो पटना जंक्शन से लोकमान्य तिलक
के जरिए जो है मुंबई ले जाने की तैयारी थी और इसमें जो 7 तस्कर हैं जो सूडान के नागरिक थे उनके पास से ये सोना बरामद किया गया था। इसके अलावा बताते चले तो 3 जून 2023 को दरभंगा में कार से 1.25 करोड़ का जो है सोना बरामद किया गया था। सोने के बिस्किट बरामद किए गए थे। सबसे अधिक सोना जो है वो गया में ही उतारा जा रहा है और गया से फिर सोना विभिन्न जो जिले हैं, विभिन्न राज्य जो है जैसे मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ खासतौर पे वहाँ पहुँचाया जा रहा है। तो अब DRI जो है इस नेक्सस को ब्रेक करने की दिशा में जो है अपने कदम बढ़ा रहा है और ये जानकारी DIR के सूत्रों से मिली है कि बहुत जल्द एक टीम जो है म्यांमार भी जाएगी और जो पूरा चेन जो सिस्टम ये काम कर रहा है उसे ब्रेक करने का काम जो है वो करेगी। अमित मान, न्यूज़ 18 पटना। खबर नवादा से, जहां पर नवादा पुलिस ने एक बार फिर से साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए एक साथ 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कई अपराधी फरार होने में सफल रहे। साथ ही साथ उनके पास से 11 मोबाइल फोन, 11 पन्ने का कस्टमर डेटा, सिम कार्ड और अन्य कागजात भी बरामद हुए। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मक्कनपुर गांव से नवादा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार साइबर अपराधी मक्कनपुर गांव के ही रहने वाले हैं। इसकी ले जाइए, हाँ, लेफ्ट 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 लाइन से खड़ा और आगे रखिए। के दौरान हम लोग द्वारा पाया गया कि 25 से 30 लोग वहां बैठ के बगीचा में बैठ के साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जिसको हम लोगों ने दौड़ाया, जिसमें कुछ लोग झाड़ी और गांव में चले गए और बाकी 7 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। अनुसंधान के क्रम में पता चला है कि ये लोग बाहर के लोग जैसे महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर आदि जगह के भोले भाले लोगों को प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का ठगी करते थे और अगर ठगी हो जाने के बाद फिर लेट फाइन के नाम पे इस तरह से करते उनसे पैसा वसूल करते थे। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान सीमांचल के इलाकों में लगातार फंडिंग कर रहा है। फंडिंग से आने वाले पैसों को खासकर 17 से 22 साल के युवकों के बीच बांटा जा रहा है। ATS सूत्रों के मुताबिक नेपाल के जरिए पाकिस्तान से आने वाली फंडिंग के पैसे सीमावर्ती इलाकों के युवकों को नशे में इस्तेमाल करने के साथ दूसरे कार्यों के लिए दिए जा रहे हैं। वरीय पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि पुलिस इस मामले पर बेहद गंभीर है और मामले की जांच जारी है। ये पाकिस्तान तो चाहता है ये युवा वर्ग को जो है खोखला पकड़े हैं, तो पहले फंडिंग करता है, फंडिंग करके आपको जो है नशा का पहले शिकार बनाएगा और जब उसके बाद आप जब नशा के आदी हो जाइएगा तब आप क्राइम कीजिएगा। तो ये क्राइम की तरफ जो है युवा बढ़े, ये नशा का लत लगा के, ये उन लोगों का मकसद है। खबर गोपालगंज से, जहां के दानापुर में हुए पुजारी मनोज गुप्ता की हत्या के मामले में आज SP हृदयकांत ने घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी जांच की और SP ने जांच करने के बाद कहा है कि मामले में सदर SDPO प्रांजल के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा और इस हत्याकांड का खुलासा होगा। इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ इस वक्त जारी है। आपको बताते चलें कि बीते सोमवार की रात से लापता पुजारी का शनिवार को दानापुर की झाड़ियों में शव बरामद किया गया था, जिसके बाद आक्रोशित होकर लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया था। को रात में मनोज साहब वहाँ पे जब सोए हुए थे तो रात में उनके गायब होने की सूचना मिली। जाके वहाँ पे लगे CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया तो उससे ये पाया गया कि मंदिर के दरवाजे को खुद ही वो लॉक करके बाहर जाते हुए दिखाई दिए। फिर कल प्रातः में उनका शव बरामद हुआ है, तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर तहकीकात कर रही है। मंदिर से संबंधित भूमि विवाद का भी मामला सामने आया है। पूर्व के अन्य विवादों के बारे में भी छानबीन की जा रही है। तो गोपालगंज के दानापुर में शिव मंदिर के पुजारी मनोज साह की निर्मम हत्या के बाद बीजेपी ने सरकार और प्रशासन दोनों पर ही जोरदार तरीके से हमला किया। पीड़ित परिवार से मिलने दानापुर पहुंचे विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी ने स्थानीय पुलिस और CO पर मंदिर की जमीन को सरकार के इशारे पर जबरन कब्जा करवाने और साजिश के तहत पुजारी की हत्या होने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष से बातचीत की हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने।
गोपालगंज के दानापुर गांव में मनोज गुप्ता की हुई हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी गोपालगंज पहुंचे हैं और दानापुर गांव में पीड़ित परिवार से इस वक्त मुलाकात किए हैं और घटनास्थल का भी दौरा लगातार कर रहे हैं। सीधे तौर पर हरीश सहनी जी से हम बात करेंगे। सर, परिवार वालों से बात हुई, क्या कुछ ये घटना को अंजाम दिया गया? 11 तारीख को लापता होते हैं मनोज जी और थाना में जाकर ये शिकायत करते हैं, उसके बाद भी एक भी कोई हरकत नहीं। यह हरकत नहीं होना ये क्या दर्शाता है? जब पहले से जमीन के लिए विवाद चल रहा है, खेत जोत लिया गया है, उस वैसे प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा वहां थाना में चुनौती दिया गया है, उसके बाद भी थानेदार को इस पर संज्ञान नहीं लेना, यह क्या दर्शाता है? ये तो पूरा वहाँ लोग दहशत फैलाने में लगे हुए हैं कि वहाँ पर वो मंदिर नहीं रहे। पुलिस ने गोली भी चलाई, जो हंगामा कर रहे थे, न्याय मांगने के लिए सड़क उतरे थे तो पुलिस ने गोलियां भी चलाई। तो कल की बात है ना। ये घटना घटने के बाद जो कहते हैं, घटना से पहले ये जो सरकार है महागठबंधन की सरकार, इसको समझ में क्यों नहीं आता है कि जब संभावना कोई घटना का है, लोग आपके पास आवेदन देने जाते हैं, फिर आप उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? और इस निर्मम हत्या में अब हमारे एसएसपी साहब बोलते हैं ये पुजारी नहीं थे, ये वो सर्टिफिकेट वो देंगे, उसके बाद यहाँ समाज बुझेगा कि कौन पुजारी है। नाम कहिए उनको बताने के लिए दूसरा पुजारी कौन है, यदि नहीं तो आपने ऐसा क्यों बोला? ये सरकार के सह पर जो सब कुछ करते हैं, वहां से फरमान जारी होगा कि किसको अरेस्ट करना है, किसको नहीं अरेस्ट करना है, तब जाकर के ये लोग कदम उठाते हैं। ये निश्चित रूप से, ये जनता निश्चित रूप से इसका ख्याल रखेगी। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी का सीधा सवाल सरकार से है और इन्होंने स्थानीय प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाया। जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ने शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया और मनोज गुप्ता की हत्या हो गई, उसके बाद भाजपा जो है लगातार प्रशासन और सरकार पर हमलावर है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। वहीं बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां अपहृत बैंक कर्मी को 48 घंटे के अंदर पुलिस ने मुक्त करा लिया है। मोबाइल नंबर ट्रेस करने पर बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर कुंदन कुमार का पता चला। पुलिस ने उसे छपुआ के पास रेलवे लाइन पर पाया और इलाज के लिए अस्पताल ले गई। कुंदन कुमार 14 दिसंबर की शाम से लापता बताए जा रहे थे और फिलहाल पुलिस कैशियर से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वो बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर के द्वारा उनके एक कर्मी को लापता होने की सूचना दी गई थी, जिसमें तत्काल रूप से एफआईआर दर्ज कर लिया गया था और हम लोग प्रयास कर रहे थे उनको रिकवर करने का। आज मॉर्निंग में लगभग 8 बजे के करीब सुगौली के पास से उनको रिकवर किया गया है। उनका अभी चेकअप कराया गया है, मेडिकल चेकअप कराया गया है सदर अस्पताल में, और जैसे जानकारी मिलती है आप लोगों को सूचित किया जाएगा। कटिहार के कुर्सेला से चर्चित पान मसाला कारोबारी राजू चौरसिया के रहस्यमय तरीके से गायब होने के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। अब कुर्सेला रेलवे स्टेशन से गायब कारोबारी के वापस आने की सूचना मिल रही है, जो जानकारी इस वक्त तक सामने है। और कुर्सेला पुलिस राजू चौरसिया के परिवार वालों से अब पूछताछ में जुट गई है। फिलहाल व्यवसायी के सकुशल बरामदगी से परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। वहीं अगली खबर मोतिहारी से, जहां एक जनप्रतिनिधि के यहां शराब पार्टी का वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक प्रखंड प्रमुख के पति शराब की बोतलों के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चकिया प्रखंड के चिंतामणपुर पंचायत से बीटीसी सदस्य और चकिया प्रखंड के प्रमुख के पति का बताया गया है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद इसकी सत्यता की जांच अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अविश्वास का समय पूरा होने के बाद पंचायत समिति सदस्यों के साथ आजकल खूब पार्टी की जा रही है और बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, और ऐसे में ऐसी तस्वीरें प्रशासन को सीधे तौर पर मुंह चिढ़ाते हुए दिख रही हैं। खबर दरभंगा से, जहां डीएमसीएच के डॉक्टरों की शराब पार्टी का वीडियो देखिए सामने आ गया और सामने आने के बाद वीडियो के सियासत भी इस पर खूब गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर इसे लेकर जमकर निशाना साधा है और कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल दिखती है और मुख्यमंत्री को फिर से अब शराबबंदी की समीक्षा करनी चाहिए। डीएमसीएच के गेस्ट हाउस में
डॉक्टर शराब की पार्टी करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। हालांकि दरभंगा एसएसपी ने वीडियो के आधार मामले को लेकर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश जरूर दे दिए हैं। इसी वीडियो के आधार पर अब ये जांच शुरू की गई है। नीतीश कुमार शराबबंदी के नीतियों पर पुनर्विचार करें, हठधर्मी ना रहें। जहरीली शराब लोगों को मिल रहा है और जो पीना चाहता है उसे मिल जाता है। इसे कहूंगा डीएमसीएच का एक डीएमसीएच नहीं है, हर जगह डीएमसीएच है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने नीतियों में परिवर्तन करें। शराबबंदी के पक्ष में सब है, लेकिन आपका शराबबंदी की नीति बिल्कुल अनर्थ है। इस पर समीक्षा करके इसको फिर से अपने ढंग से जो समाज चाहता है उस ढंग से लागू। तो डीएमसीएच में शराब पार्टी वाले वीडियो के मामले में डीएमसीएच प्रशासन के बयान सामने आ चुके हैं। पार्टी में शामिल रहे डीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर केएन मिश्रा ने कहा कि वायरल वीडियो में उनकी भी तस्वीर दिख रही है। उन्होंने चैलेंज किया कि शराब पीने की पुष्टि होती है तो वो नौकरी छोड़ देंगे। वहीं प्रिंसिपल ने कमेटी बनाकर जांच करवाने की बात कही है। गलत है, यदि साबित हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा पोस्ट। मैं वहाँ था, ये कहाँ से आ गया बात? ये तो साफ गलत है। दूसरी बात है कि मुझे मालूम है आपके न्यूज़ से, चैनल से और पेपर से कि इस टाइप का, चूँकि उसमें हमारे बहुत बाहर के डॉक्टर आए हुए हैं। कोई हैदराबाद से हैं, बॉम्बे से हैं, दिल्ली गुजरात से हैं। तो उन लोगों को रूम रहने के लिए दिया गया था। अब उनका सामान चेक करना मुश्किल था कि किसने क्या लाया है। तो कल यदि वो पकड़ाया है, लेकिन हम उसके लिए जाँच कमेटी बना रहे हैं और अभी हमने यही सोचा कि उसकी जांच कमेटी बना देते हैं। 3-4 आदमी को मिलके कुछ जांच करके हमको बताएं 3 दिन के अंदर में कि किसने लाया, कहां से पकड़ाया, कैसे हुआ है। पटना के दीघा घाट के पास गंगा के किनारे लोग पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। शहर में पहली बार लोगों को इस तरह के एडवेंचर का मौका मिला है और एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन मिलने के बाद शहर का नजारा लोग अपने कैमरे में देखिए किस रूप में कैद कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। अगर आप भी कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो आपको दीघा आना होगा। पर्यटन विभाग की तरफ से पैराग्लाइडिंग की शुरुआत पटना के दीघा घाट पर की गई है और यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं शहर में पहली बार लोग आकाश में उड़ेंगे और बिल्कुल उन्हें ऐसा एहसास होगा कि मानो वो फ्लाइट्स में हैं और पूरे शहर की जो तस्वीर है वो अपने मोबाइल में भी कैद कर सकते हैं, अपनी आंखों में कैद करेंगे। और उड़ान भरने के लिए जो पर्यटक हैं वो यहाँ आ गए हैं क्योंकि शहर में इस तरीके से पैराग्लाइडर की शुरुआत पहली बार हो रही है और काफ़ी एक्साइटमेंट है। बैठे हुए हैं पर्यटक, क्या नाम है? देवराज। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। अभी तैयार है पूरा शहर देखने के लिए? हाँ बिल्कुल। कैसे पता चला कि यहाँ पे इस तरीके से एडवेंचर हो रहा है? अभी अपने घर से आ रहे थे ना तो पुल पर से देखे कि यहाँ कुछ एडवेंचर हो रहा है तो पापा बोले कि चलो करवा देते हैं, तो पापा के साथ चला। कितना पैसा देना पड़ा आपको? 2000। 2000 तो 2000 सस्ता लग रहा है पूरा शहर दिखने के लिए? ये तो हम नहीं बता सकते, पापा पैसा दिए हैं, अपना पैसा लगता तो बात है। अपना पैसा रहता तो सोचना पड़ता। बिल्कुल। तो आगे जो पर्यटक हैं वो हैं और पीछे जो पायलट हैं वो हैं, क्योंकि सेफ्टी जरूरी है। पैराग्लाइडिंग जिस तरीके से इसे एडवेंचर गेम भी कहा जाता है और उस एडवेंचर को कराने के लिए पायलट भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है? सौरभ नाम है। सौरभ, शुरुआत पहली बार शहर में हो रही है, कैसा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा है, अब धीरे धीरे पर्यटक यहाँ बढ़ेगा। अभी तो स्टार्टिंग किया है, आज 14 दिन है हमारा। तो अभी विंड टेस्ट हो रहा है। अभी हमारे यहाँ हॉट एयर बलून, आर्चरी और गन शूटिंग भी स्टार्ट होने वाला है कुछ समय में। धीरे धीरे अभी ये विंड का टेस्टिंग चल रहा है, तो उसी में जो पब्लिक आ रहा है उनका फ्लाई करा दिया जा रहा है। तो क्या चार्ज आगे और बढ़ेंगे कि यही रहेगा? मैम एक्चुअली अभी तो 2500 है, बट अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। कुछ अभी कुछ समय के लिए रहेगा, फिर लगभग 1 हफ्ते बाद पूरा 2500 ही चार्ज देना होगा। इसकी खासियत क्या है? मैम देखिए, ये इसको पैरा मोटरिंग कहते हैं। ये ग्लाइडिंग नहीं है। इसमें मोटर लगा हुआ है, इसको पैरा मोटरिंग कहा जाता है। और फिर हमारा ग्लाइडर है और एयरक्राफ्ट का इंजन है हमारे पास, तो डरने का कोई बात ही नहीं है। आइए और सफ़र करिए और ऊंचाई का मजा। इसकी खासियत भी हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग है, पैरा मोटर के नाम से भी इसे जानते हैं और इसमें मोटर लगे हुए हैं और पीछे इसका जो पंखी है जो हवा में उड़ेगा, इसमें हवा भरेंगे और उसके बाद इसका पूरा जो भार है वो उस पंखी पे आएगा और उसके बाद जो पर्यटक हैं वो हवा में झूलते हुए नजर आएंगे। पूरे पटना का जो नज़ारा है, चाहे जेपी गंगा पथ हो,
एयरपोर्ट हो, पटना की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती इन पंखियों के सहारे उड़ते हुए नजर आएगी। और उड़ान भरने के लिए जो पैराग्लाइडिंग है, जो पर्यटक हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ देखिए जो तस्वीर है गंगा घाट की वो देखते बन रही है। बहुत ही एडवेंचरस जिसे पसंद है वो यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है, कई और शुरुआत यहाँ होने बाकी हैं। वाटर बलून की शुरुआत होगी यहाँ पे, पैराग्लाइडिंग की शुरुआत हो गई है और लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी यहाँ मिल रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।